नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज कुमार। आज प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। कौन से नंबर का प्यारे विद्यार्थियों? 7वें नंबर का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये आप लोगों के लिए आचार्य सुपर 20 ने प्रैक्टिस सेट एसएससी के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रखी है, जो आने वाले एग्जाम में आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकर प्रभु का नाम शुरू करते हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला सवाल। सन 2011 की जनगणना दिल्ली पुलिस में छाया रहा बच्चों। सन 2011 की जनगणना में सन 2011 की जनगणना में कुल जनसंख्या का कर्नाटक का कितने प्रतिशत हिस्सा है? कितने प्रतिशत हिस्सा था? जब हमारी सन 2011 की जनगणना हुई तो उसमें कर्नाटक के राज्य का कुल कितने प्रतिशत हिस्सा था बच्चों? कितने प्रतिशत हिस्सा था? बहुत प्यारा सा सवाल है। देखो, सन 2011 की जनगणना में जो मतलब कुल जनसंख्या थी, उसमें कर्नाटक राज्य का कुल कितने प्रतिशत हिस्सा था? ऑप्शन फर्स्ट 4%, ऑप्शन सेकंड 5%, ऑप्शन थर्ड 6%, ऑप्शन 7 8%। बच्चों ये आप लोगों के ऑप्शन है आपके, तो जरा बताओ कितने प्रतिशत हिस्सा था। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो, जनगणना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं बात करूं, देखो जनगणना की सबसे पहले जनगणना किसने कराई थी? तो 1749 में स्वीडन ने। कौन से देश ने कराई थी सबसे पहले? तो क्या कहोगे? 1749 में स्वीडन ने। किसने कराई थी प्यारे विद्यार्थियों? 1749 में किसने कराई थी? स्वीडन ने। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक 1790 में पहली बार दशकीय जनगणना, 1790 में पहली दशकीय जनगणना किसने कराई थी? तो क्या कहोगे बच्चों? अमेरिका ने। क्या कहोगे? अमेरिका ने। उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करूं, भारत में पहली बार जनगणना, भारत में पहली बार जनगणना तो क्या कहोगे? 1872। किसके काल में? लॉर्ड मेयो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, भारत में पहली बार दशकीय जनगणना, भारत में पहली बार दशकीय जनगणना किसके काल में? तो क्या कहोगे? लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में बच्चों? लॉर्ड मेयो के काल में। ये लॉर्ड मेयो नहीं बच्चों, लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखो यहां कुछ और बातें याद करूं। अगर मैं कहूं आप लोग से जनसंख्या महाविभाजक वर्ष, जनसंख्या महाविभाजक वर्ष, तो क्या था बच्चों? 1921। क्या था बच्चों? 1920। और क्या कहोगे? 1921। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो क्या कहोगे? यूपी। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात, ये सवाल आ चुके हैं आपके। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका था? तो याद रखोगे बच्चों, किसका था? केरल का। किसका याद रखोगे? केरल का। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, तो याद रखोगे बच्चों हरियाणा। क्या याद रखोगे? हरियाणा। ये सवाल आ चुके हैं। क्या याद रखोगे? हरियाणा। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि सबसे अधिक साक्षर राज्य, तो सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा था? बताओ जरा। तो सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा था? तो क्या कहेंगे हम लोग? केरल। क्या कहेंगे? केरल। और अगर आपसे कहा जाए सबसे कम साक्षर, तो याद रखोगे बच्चों कौन सा था? बिहार। और बिहार से देखो जो भी निकलते हैं आईएएस, बड़े बड़े अधिकारी बिहार से निकलते हैं। तो सन 2011 की जनगणना में मतलब जो कुल जनसंख्या थी, उसमें कर्नाटक का कितने प्रतिशत हिस्सा था? देख करके आंसर दे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप सबके लिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। तो कितने प्रतिशत हिस्सा था? तो क्या कहोगे बच्चों आप लोग? देखो, अगर मैं कुछ और राज्यों की बात करूं, तो गुजरात का कितने प्रतिशत हिस्सा था?
तो क्या कहोगे 5%। उसके बाद उड़ीसा का कितने प्रतिशत हिस्सा था, तो क्या कहोगे, क्योंकि ट्रेंडिंग चेंज होता जा रहा है बच्चों, तो क्या कहोगे 3%। गुजरात का कितने प्रतिशत हिस्सा, 5%। उड़ीसा का कितने प्रतिशत हिस्सा, तो क्या कहोगे 3%। केरल का कितने प्रतिशत हिस्सा था, केरल, तो केरल का कितने प्रतिशत हिस्सा था, केरल, तो केरल का भी कितने प्रतिशत हिस्सा था, 3%। और अगर मैं झारखंड की बात करूं, झारखंड, तो झारखंड का कितने प्रतिशत हिस्सा था बच्चों, 3%। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो बच्चों, उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा बताओ जरा कितना था। उत्तर प्रदेश का टोटल जनसंख्या में, कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा था, 16% हिस्सा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड निकल कर का, ये आप लोगों की आने वाले पेपरों के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5%। तो सन 2011 की जनगणना में कुल जनसंख्या का कर्नाटक का कितने प्रतिशत हिस्सा था, तो क्या कहोगे 5%। जनगणना सबसे शुरू में कौन से देश ने कराई थी, तो क्या कहोगे स्वीडन देश ने। उसके बाद पहली 10 साल बाद जनसंख्या शुरू कराने वाला देश कौन सा था, अमेरिका। कब कराई थी बच्चों, 1790 में। और भारत की अगर मैं बात करूं 1872 में शुरू हुई थी, लेकिन दशकीय जनगणना किसके काल में शुरू हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। अगर आपसे कहा जाए जनसंख्या महाविभाजक वर्ष कौन सा, तो क्या कहोगे 1921। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, केरल। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, हरियाणा। सबसे साक्षर राज्य कौन सा, केरल। सबसे न्यूनतम साक्षर राज्य कौन सा, बिहार। और अगर आपसे कहा जाए मेरे बच्चों कि सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा, तो क्या कहोगे गोवा। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य मतलब सबसे अधिक नगर कहाँ है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, नगरीकृत राज्य है, तो क्या कहोगे बच्चों गोवा। और सबसे कम नगरीकृत, कम नगरीकृत, तो याद रखोगे हिमाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया बच्चों, क्या कहोगे हिमाचल प्रदेश। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पोस्टमास्टम। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पोस्टमास्टम बच्चों। बहुत बढ़िया। देखो अगर मैं बात करूं आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 2 की, काकरापारा, काकरापारा जल, काकरापारा परमाणु संयंत्र, परमाणु संयंत्र कहां है। ऑप्शंस फर्स्ट कर्नाटक, सेकंड यूपी, थर्ड बिहार, फोर्थ गुजरात बच्चों। ठीक है। ये दूसरे नंबर का सवाल है कि काकरापारा परमाणु संयंत्र कहां स्थित है। तो बहुत प्यारा सा सवाल है। देखो अगर मैं बात करूं परमाणु संयंत्र की, अगर मैं बात करूं परमाणु संयंत्र की, तो परमाणु संयंत्र हमारे इंडिया में कितने, तो क्या कहेंगे 7। टोटल कितने 7 है, तो क्या कहोगे 7 परमाणु संयंत्र टोटल कितने बच्चों 7। अगर मैं बात करूं इन सातों के सातों की, तो सबसे पहले क्या कहेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या कहेंगे यूपी का। यूपी में कौन सा पड़ता है, तो क्या कहोगे नरोरा, नरोरा। और नरोरा परमाणु संयंत्र कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे बुलंदशहर जिले, बुलंदशहर जिले में, बुलंदशहर जिला कहां पड़ता है बच्चों, बुलंदशहर जिला। और अगर मैं बात करूं काकरापारा, 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 तो काकरापारा कहां पड़ेगा, गुजरात। कहां पड़ेगा बच्चों, गुजरात। अगर मैं बात करूं कैगा, 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 कैगा कहां पड़ेगा, कैगा, कैगा, कैगा तो कहां पड़ेगा बच्चों, कर्नाटक। कैगा कहां पड़ेगा, कर्नाटक। अगर मैं बात करूं कूडनकुलम के, कूडनकुलम, कूडनकुलम, तो कूडनकुलम कहां पड़ेगा ये बताओ मुझे जरा, तमिलनाडु। नाम से प्रतीत हो रहा है जो अटपटा सा नाम है वो कहां जाता है आपका, तमिलनाडु। अगर मैं बात करूं कलपक्कम, 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 तो कलपक्कम कहां पड़ता है, ये भी कहां पड़ता है बच्चों, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से तारापुर, तारापुर, तो तारापुर परमाणु संयंत्र कहां पड़ेगा, तो क्या याद रखोगे, महाराष्ट्र। क्या याद रखोगे, महाराष्ट्र। कितने बच चुके बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तारापुर कहां पड़ेगा आप लोगों का, महाराष्ट्र। अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से जेतापुर, तो जेतापुर भी कहां पड़ेगा, महाराष्ट्र। ये सातों के सातों आप लोगों के सामने आ चुके हैं। जेतापुर, तो जेतापुर भी कहां पड़ेगा, तो क्या याद रखोगे, महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है। ये देखो सातों के सातों, देखो क्वेश्चन तो 20 है, लेकिन उनके अंदर कितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड
करा रहा हूं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो काकरापारा परमाणु संयंत्र कहां पड़ेगा, तो क्या याद रखोगे बच्चों, तो काकरापारा कहां पड़ेगा, गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। अगर मैं टोटल संख्या की बात करूं तो पूरे के पूरे भारत में कितने हैं, 7, जिसमें यूपी में क्या पड़ता है, नरोरा। काकरापारा कहां पड़ता है, गुजरात में। कैगा कहां पड़ता है आपका, कर्नाटक में। और कूडनकुलम कहां पड़ता है, तमिलनाडु में। कलपक्कम कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे, तमिलनाडु में। तारापुर कहां पड़ेगा, महाराष्ट्र। और जेतापुर कहां पड़ेगा, महाराष्ट्र। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आप सबके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आप सबके लिए। ठीक, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में पड़ता है, केवला देव, केवला देव, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में पड़ता है, भारत के किस राज्य में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में पड़ता है। ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों, असम, असम, असम। अगर मैं बात करूं आप लोगों से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अगर मैं बात करूं आप लोगों से तमिलनाडु, तमिलनाडु। बात करूं बच्चों तमिलनाडु। और चौथे की अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे, राजस्थान। क्या कहोगे, राजस्थान। ठीक, इतनी बातें आप लोगों को पहले देखो जरा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में पड़ेगा, तो बताओ जरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ेगा, बताओ बच्चों जरा, बहुत प्यारा सा सवाल है। चलो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान की, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि वही सवाल बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 5-6 सवाल बार बार परीक्षा में रिपीटिशन होते हैं। देखो सबसे पहली बात तो अगर आपसे कहा जाए सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, पुराना राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो क्या कहोगे, सबसे पहला नाम क्या था इसका, हैली। सबसे पहला नाम क्या था, हैली। हैली के बाद क्या बना, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट के बाद क्या बना बच्चों, इस टाइम पर रामगंगा, रामगंगा। और कहाँ पड़ता है तो क्या याद रखोगे, उत्तराखंड। और उत्तराखंड के कौन से जिले में पड़ेगा, तो बच्चों याद रखेंगे नैनीताल। कहाँ पड़ेगा, नैनीताल। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो याद रखोगे बच्चों लद्दाख हेमिस। कहाँ पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर हेमिस बच्चों, कहाँ पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपसे कहा जाए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो कहाँ पड़ेगा, अंडमान निकोबार में। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान होगा, तो याद रखोगे बच्चों साउथ बटन। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान होगा, तो याद रखोगे साउथ बटन। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान होगा, साउथ बटन। अगर आपसे कहा जाए भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो क्या याद रखोगे, किबुल लामजाओ, किबुल, किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ। कहाँ का बच्चों, मणिपुर का। किबुल लामजाओ कहाँ का पड़ेगा, तो क्या याद रखोगे, मणिपुर का। अगर आपसे कहा जाए कि एक सींग वाले गेंडे, एक सींग वाले गेंडे, एक सींग वाले गेंडे, एक सींग वाले गेंडे, तो कहाँ रखे जाते हैं बच्चों, तो याद रखोगे काजीरंगा असम, बहुत इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा असम बच्चों, काजीरंगा असम, काजीरंगा असम। अगर आपसे कहा जाए बच्चों मैंग्रोव वन कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पड़ते हैं, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन, तो मैंग्रोव वन कहाँ पड़ेंगे, तो क्या कहोगे, सुंदरवन डेल्टा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो क्या कहोगे, वेस्ट बंगाल। क्या कहोगे, वेस्ट बंगाल। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि चीते कहाँ रखे जाते हैं, चीते, टाइगर, तो चीते कहाँ रखे जाएंगे, तो याद रखोगे एमपी में बच्चों, कहाँ रखे जाएंगे, एमपी में। अगर आपसे कहा जाए सर्वाधिक वन, सर्वाधिक वन, तो सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा, तो याद रखोगे बच्चों एमपी। अगर मैं बात करूं आप लोगों से सर्वाधिक हाथी,
सर्वाधिक हाथी, सर्वाधिक हाथी कहाँ रखे जाते हैं तो क्या कहोगे कर्नाटक, ठीक है कर्नाटक, कर्नाटक। सबसे अधिक बाघ कहाँ रखे जाएंगे, सबसे अधिक बाघ तो क्या कहोगे एमपी। और अगर आपसे कहूं बच्चों कि सबसे अधिक वन कहाँ रखे जाते हैं, सबसे अधिक वन कहाँ है एमपी में, सर्वाधिक हाथी कहाँ है तो क्या कहोगे कर्नाटक में। अगर आपसे बात करूं बच्चों मैंग्रोव वन कहाँ पड़ते हैं, सुंदरवन डेल्टा में, नैनीताल में। जो ये है आपका सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान तो कहाँ पड़ता है बच्चों, हैली, इसका नाम क्या था हैली। और फिर उसका बाद इसका नाम क्या पड़ा, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट के बाद क्या पड़ा रामगंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में पड़ता है तो क्या याद रखोगे राजस्थान। बहुत ही बढ़िया सा सवाल, स्क्रीनशॉट ले बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल आ रहे हैं, धीरे धीरे आप लोगों का रिपीटिशन भी हो रहा है, उधर साइड आप लोगों की थ्योरी की क्लास भी चल रही है और इधर साइड आपको प्रैक्टिस साइड भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं बच्चों। तो प्लीज इस चैनल पे प्यारे विद्यार्थियों अपना प्यार जरूर बरसाए विद्यार्थियों, क्योंकि आप लोगों से बहुत आशा है और बहुत ही सपोर्ट की जरूरत है प्यारे विद्यार्थियों। और मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है आप इस चैनल पे अपना प्यार और अपना सपोर्ट जरूर बरसाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। चलो देखो एक क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, बहुत ही प्यारा सा सवाल था, स्क्रीनशॉट लें। बहुत बढ़िया सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, बहुत बढ़िया सा सवाल। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, क्योंकि ये तो बहुत ही बार पेपर में पूछा जा चुका है, सवाल क्या है, सवाल ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि टगस नदी किस देश में बहती है। टगस नदी किस देश में बहती है, टगस नदी किस देश में बहती है। बहुत प्यारा सा सवाल लेकर के आया हूं आप सबके लिए। ये देखो बच्चों पुर्तगाल, पुर्तगाल। ऑप्शन सेकंड क्या है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों मिस्र, मिस्र। और फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चों इंग्लैंड। तो बताओ जरा बुद्धि लगा करके थोड़ा सा, ठीक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे बच्चों। टगस नदी किस देश में बहती है, तो टगस नदी किस देश में बहती है, बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो बच्चों कुछ मैं नदियों की बात करूं, कुछ मैं नदियों की बात करूं, अगर मैं हडसन की बात करूं तो हडसन कहाँ बहती है तो क्या कहोगे यूएसए, कहाँ बहती है यूएसए। अगर मैं नील की बात करूं तो नील नदी कहाँ बहती है तो क्या याद रखोगे मिस्र, कहाँ बहती है मिस्र। अगर मैं बात करूं बच्चों टेम्स की तो टेम्स कहाँ बहती है तो क्या कहोगे लंदन, टेम्स कहाँ बहती है बच्चों लंदन। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से देखो सीन नदी, सीन नदी, तो सीन नदी कहाँ बहती है बच्चों पेरिस, कहाँ बहती है पेरिस, ठीक है कहाँ बहती है बच्चों पेरिस मतलब फ्रांस, कहाँ बहती है बच्चों फ्रांस। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखो बहुत बढ़िया से सवाल आप सबके लिए है। अगर मैं बात करूं स्वान की तो स्वान कहाँ बहती है तो क्या कहोगे ऑस्ट्रेलिया, स्वान कहाँ बहती है तो क्या कहोगे ऑस्ट्रेलिया, स्वान कहाँ बहती है बच्चों ऑस्ट्रेलिया। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अगर मैं बात करूं अल्ब नदी की तो अल्ब नदी कहाँ बहती है, अल्ब नदी, अल्ब, अल्ब नदी, तो अल्ब नदी कहाँ बहती है तो याद रखोगे बच्चों जर्मनी, कहाँ बहती है जर्मनी। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अगर मैं बात करूं नीपर नदी की तो नीपर नदी कहाँ बहेगी, नीपर नदी, नीपर, तो नीपर नदी कहाँ बहती है यूक्रेन। बहुत बढ़िया सवाल, तो नीपर नदी कहाँ बहती है बच्चों यूक्रेन। और अगर मैं बात करूं आप सबसे, अगर मैं बात करूं आप लोगों से राइन नदी की तो राइन नदी कहाँ बहती है राइन, तो राइन नदी कहाँ बहती है तो क्या कहोगे नीदरलैंड, कहाँ बहेगी बच्चों नीदरलैंड, कहाँ बहेगी नीदरलैंड। राइन नदी कहाँ बहेगी नीदरलैंड। और अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थी टिग्रिस नदी की तो टिग्रिस नदी कहाँ बहती है इराक, टिग्रिस नदी कहाँ बहती है बच्चों इराक, टिग्रिस नदी कहाँ बहती है तो याद रखोगे इराक, टिग्रिस नदी कहाँ बहती है बच्चों इराक। और अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों से सिंधु नदी की तो सिंधु नदी कहाँ बहेगी पाकिस्तान, सिंधु कहाँ बहेगी बच्चों पाकिस्तान, सिंधु, देखो सिंधु नदी कहाँ बहेगी पाकिस्तान, सिंधु नदी कहाँ बहेगी पाकिस्तान। और अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से हुआंगो नदी, हुआंगो,
तो हुआंगो नदी कहाँ बहती है? हुआंगो नदी कहाँ बहती है मेरे प्यारे विद्यार्थी? चीन। और अगर मैं बात करूं गंगा, तो गंगा कहाँ बहती है? तो क्या कहेंगे बच्चों? भारत। अगर मैं बात करूं महावेली गंगा, अगर मैं बात करूं महावेली गंगा की, महावेली गंगा, तो महावेली गंगा कहाँ बहेगी? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी? श्रीलंका। अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो पो नदी कहाँ बहती है? पो नदी। तो पो नदी कहाँ बहती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इटली। और इसे इटली की क्या कहा जाता है? इटली की गंगा। इटली की गंगा। इटली की गंगा किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पो नदी को। देखो इतने सारी बातें मैं आप लोगों को बताया। तो टगस नदी किस देश में बहती है? तो टगस नदी किस देश में बहती है मेरे प्यारे विद्यार्थी? पुर्तगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। इसके साथ साथ में बताया कि हडसन नदी कहाँ बहती है? यूएसए। नील नदी कहाँ बहती है? मिस्र। और टेम्स नदी कहाँ बहती है? लंदन। सीन नदी कहाँ बहती है? पेरिस। स्वान नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया। अल्ब नदी कहाँ बहती है? जर्मनी। नीपर नदी कहाँ बहती है? यूक्रेन। राइन नदी कहाँ कहेंगी बच्चे? तो क्या कहोगे आप लोग बताओ जरा? भारत की विश्व की तेल नदी। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व की तेल नदी, विश्व की तेल नदी, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नाइजर नदी। कौन सी नदी? नाइजर नदी। ये भी आप याद रखना। चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद मैं आपको आगे लेकर के चलूंगा। बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आप सबके लिए कि स्नेक दर्रा भारत के, स्नेक दर्रा, स्नेक दर्रा विश्व के किस देश में पड़ता है? स्नेक दर्रा विश्व के किस देश में पड़ता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान। ऑप्शन सेकंड है मिस्र। ऑप्शन थर्ड है पुर्तगाल। ऑप्शन फोर्थ है आपका नेपाल। तो स्नेक दर्रा विश्व के किस देश में पड़ता है? बताओ जरा मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्नेक दर्रा विश्व के किस देश में पड़ता है? देखो अपने देश के तो मैं बताए थे आप लोगों को उस दिन दर्रे, तो मैं और कुछ दर्रे आप लोगों को बताऊंगा। देखो बुचनान दर्रा। क्या कहोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बुचनान दर्रा। बुचनान दर्रा। तो बुचनान दर्रा कहाँ पड़ेगा? यूएसए। क्योंकि पेपरों में पता नहीं कहाँ से आज के टाइम में पूछ ले, इंडिया से बहुत कम पूछ रहा है लेकिन इंटरनेशनल से बहुत पूछ रहा है। बुचनान दर्रा कहाँ पड़ता है? तो क्या याद रखोगे? यूएसए। सिलांग दर्रा, सिलांग दर्रा, सिलांग दर्रा, सिलांग दर्रा बच्चों, सिलांग दर्रा कहाँ पड़ेगा? तो याद रखोगे अफगानिस्तान। सिलांग दर्रा कहाँ पड़ेगा? तो याद रखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अफगानिस्तान। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अगर मैं बात करूं वाक जीर दर्रा, वाक जीर दर्रा, वाक जीर, तो वाक जीर दर्रा कहाँ पड़ेगा? वाक जीर दर्रा। तो वाक जीर दर्रा भी कहाँ पड़ेगा? अफगानिस्तान। और अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों से स्नेक दर्रा, तो स्नेक दर्रा कहाँ पड़ेगा? स्नेक। तो स्नेक दर्रा कहाँ पड़ेगा? तो स्नेक दर्रा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ऑप्शन और बढ़ा लो बच्चों, स्नेक दर्रा कहाँ पड़ेगा? स्नेक दर्रा कहाँ पड़ेगा? तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो स्नेक दर्रा कहाँ पड़ेगा? तो क्या कहोगे? इंग्लैंड। स्नेक दर्रा कहाँ पड़ेगा? तो याद रखोगे बच्चों इंग्लैंड। स्नेक दर्रा कहाँ पड़ेगा? तो क्या कहोगे? इंग्लैंड। और अगर मैं बात करूं कुछ और दर्रों की मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो हल्पाया दर्रा, हल्पाया दर्रा, हल्फाया दर्रा, तो हल्फाया दर्रा कहाँ पड़ेगा? तो याद रखोगे बच्चों मिस्र। हल्फाया दर्रा कहाँ पड़ेगा? तो याद रखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थी मिस्र। और अगर मैं बात करूं बोलन दर्रा, बोलन दर्रा, तो बोलन दर्रा कहाँ पड़ेगा? बोलन दर्रा, तो बोलन दर्रा कहाँ पड़ेगा? तो याद रखोगे पाकिस्तान। बोलन दर्रा कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान। और अगर मैं बात करूं अलबर्ग दर्रा, अलबर्ग दर्रा, अलबर्ग दर्रा, अलबर्ग दर्रा, अल बर्ग दर्रा, तो अलबर्ग दर्रा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पड़ेगा? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रिया। कहाँ पड़ेगा? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, अलबर्ग दर्रा कहाँ पड़ेगा? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं बच्चों, ऑस्ट्रिया। कहाँ पड़ेगा? ऑस्ट्रिया। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये विश्व के दर्रे। बुशनान दर्रा कहाँ पड़ेगा? यूएसए। सीलांग दर्रा कहाँ पड़ेगा? अफगानिस्तान। वाक जीर दर्रा कहाँ पड़ेगा? अफगानिस्तान। स्नेक दर्रा कहाँ पड़ेगा? इंग्लैंड। हल्फाया दर्रा कहाँ पड़ेगा? मिस्र। बोलन दर्रा कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान। अलबर्ग दर्रा कहाँ पड़ेगा? ऑस्ट्रिया। ठीक, तो चलो स्क्रीनशॉट ले, पहले इसका आंसर बताए। तो स्नेक दर्रा विश्व के किस देश में पड़ता है? तो क्या याद रखोगे? इंग्लैंड। कहाँ पड़ता है बच्चों? इंग्लैंड। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों मैं आगे लेकर के चलूंगा आप सबको। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो
अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अगर मैं बात करूं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, बिल्कुल आज लेटेस्ट पैटर्न पे सवाल है आप सबके लिए, और आप सबको मजा भी आ रहा होगा, कुछ नया मिल रहा होगा बच्चों। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि वेस्ट इंडीज की खोज किसने की, वेस्ट इंडीज की खोज किसने की, क्वेश्चन नंबर 6 है कि वेस्ट इंडीज की खोज किसने की, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज की खोज किसने की खोज किसने की, किसने की। ठीक, ऑप्शंस फर्स्ट है अल अल्बुकर्क, ऑप्शन सेकंड है आपका कोलंबस, ऑप्शन थर्ड है आपका रियान, ऑप्शन फोर्थ है बच्चों, ऑप्शन फोर्थ है आप लोगों का माइकल एटली, माइकल एटली, माइकल एटली। ठीक है, ये आप लोगों के लिए सवाल है कि वेस्ट इंडीज की खोज किसने की थी, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो कुछ और खोज करता बच्चों, अगर मैं बात करूं, देखो अमेरिका, अमेरिका की खोज किसने की थी, अमेरिका, तो अमेरिका की खोज किसने की थी बच्चों, कोलंबस। अगर मैं बात करूं अमेरिका, तो अमेरिका की खोज किसने करी थी, कोलंबस। और अगर मैं बात करूं वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज की खोज किसने करी थी, वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज की खोज किसने करी थी, तो याद रखोगे बच्चों कोलंबस, किसने करी थी, तो याद रखोगे कोलंबस। और अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों से कि अलास्का की खोज किसने की थी, अलास्का, तो अलास्का की खोज किसने की थी, अलास्का, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, वेटिस, वेटिस, ठीक है, वेटिस, वेटिस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेटिस बेरिंग, वेटिस बेरिंग, वेटिस बेरिंग, वेटिस बेरिंग बच्चों, वेटिस बेरिंग। और अगर मैं बात करूं बच्चों दक्षिणी ध्रुव की, दक्षिणी ध्रुव की, दक्षिणी ध्रुव की, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने करी, तो क्या कहोगे, एमर्सन, क्या याद रखोगे, एमर्सन। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सबसे कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने करी थी, उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले कैंडिडेट, ये दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पे, तो याद रखोगे बच्चों रॉबर्ट पियर है, क्या याद रखोगे बच्चों, रॉबर्ट पियर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आप सबसे कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी थी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी थी, तो याद रखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तस्मान ने, किसने खोज करी थी, तस्मान ने या जेम्स कुक ने। ठीक है, जेम्स कुक, जेम्स कुक, जेम्स कुक, बहुत बढ़िया बच्चों, जेम्स कुक। और अगर मैं बात करूं आप सबसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ग्रीनलैंड की खोज किसने करी, एरिक ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड की खोज किसने करी थी, ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड की खोज किसने करी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एरिक, तो किसने करी थी, एरिक। और अगर आपसे मैं बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं आपसे कि चीन की खोज किसने करी थी, चीन की, तो चीन की खोज किसने करी थी, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी चीन, तो चीन की खोज करी थी मार्को पोलो, मार्को पोलो, मार्को पोलो। ठीक है, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों वास्को डिगामा कहाँ पहुंचा था, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, डी गामा, वास्को डिगामा कहाँ पहुंचा था मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो क्या कहोगे, भारत, क्या कहोगे, भारत। कौन से तट पे उतरा था, अगर मैं बात करूं आपसे, अगर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कब आया था, 1894 में, कहाँ उतरा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बचाओ जरा, केरल के कलिकट में, केरल के कहाँ उतरा था, कलिकट में, कहाँ उतरा था, कलिकट में। और अगर आपसे बात करूं कि इसका स्वागत किसने करा था, स्वागत, 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 तो स्वागत किसने करा था, राजा जिमोरिन ने, स्वागत किसने करा था, राजा जिमोरिन ने, किसने करा था, राजा जिमोरिन ने। और उसके बाद भारत इसे किसने घुमाया था, भारत, तो भारत किसने घुमाया था इसे, तो क्या कहोगे, अब्दुल मुनीक, अब्दुल मुनीक। और ये अब्दुल मुनीक कहाँ का था, भारत घुमाया, भारत घुमाया, तो भारत किसने घुमाया था इसे, अब्दुल मुनीक। और ये अब्दुल मुनीक कहाँ का था बच्चों, तो क्या कहोगे, गुजरात का, कहाँ का था, गुजरात का। और भारत से क्या लेकर के गया था बंदा, तो भारत से लेकर के गया, तो क्या याद रखोगे, काली मिर्च, भारत से क्या लेकर के गया था, तो क्या कहोगे, काली मिर्च। और कितने गुना दाम में बिकी थी अपने देश जाकर के, तो क्या कहोगे, 60 गुना, क्या कहोगे, 60 गुना। ठीक है, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। तो वेस्ट इंडीज की खोज किसने की थी, वेस्ट इंडीज की, तो याद रखोगे बच्चों कोलंबस ने, किसने की थी, कोलंबस ने। और अमेरिका की खोज किसने करी थी, कोलंबस ने। वेस्ट इंडीज की खोज किसने करी थी, कोलंबस ने। अलास्का की खोज किसने करी थी, वेटिस बेरिंग ने। उसके बाद दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने करी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने करी थी, तो याद रखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों
एमर्सन ने। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट पियरे ने। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी थी? जेम्स कुक ने। और ग्रीनलैंड की खोज किसने करी थी? एरिक ने। और चीन की खोज किसने करी थी? मार्को पोलो ने। वास्को डी गामा कहां पहुंचा था? भारत। कब पहुंचा था? 1894 में। कहां उतरा था? केरल के कलिकट में। स्वागत किसने करा था? राजा जिमोरिन ने। भारत जो है इसे घुमाया था, ठीक, भारत इसका स्वागत किसने करा था? राजा जिमोरिन ने। लेकिन घुमाया था अब्दुल मुनीक ने। अब्दुल मुनीक कहां का था? गुजरात का। यहां से क्या लेकर के गया था? काली मिर्च। और कितने गुना दामों पर बिकी थी? तो क्या कहोगे? 60 गुना दामों पर। चलो स्क्रीनशॉट ले प्यारे प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ध्वनि की तीव्रता का प्रतीक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आप सबके लिए। ध्वनि की तीव्रता का प्रतीक, ध्वनि की तीव्रता का प्रतीक। बहुत सारे सवाल आप सबके लिए मैं लेकर आया हूं आज। ध्वनि की तीव्रता का प्रतीक, ध्वनि की तीव्रता का प्रतीक क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों डाबसन, डाबसन। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों लक्स, थर्ड डेसिबल, फोर्थ कैंडिला। तो ध्वनि की तीव्रता का प्रतीक क्या होता है? बताओ जरा मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। अब मैं देखो आप लोगों को बहुत सारों के प्रतीक बताऊंगा। लंबाई का प्रतीक मतलब मात्रक जिसे कहते हैं, तो लंबाई का प्रतीक क्या होता है बच्चों? मीटर। और अगर आपसे बात करूं मैं द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? तो याद रखोगे किलोग्राम। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? किलोग्राम। उसके बाद समय की बात करूं तो समय का मात्रक क्या होगा? बताओ जरा। तो समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। और अगर मैं बात करूं आप सबसे कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो क्या याद रखोगे? वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? तो क्या कहोगे? मीटर स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं आयतन की, तो आयतन का मात्रक क्या होगा? तो क्या याद रखोगे बच्चों? मीटर की क्यूब। अगर मैं बात करूं आप सबसे कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो याद रखोगे मोल। क्या होता है? मोल। अगर मैं बात करूं ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता, बहुत सारे सवाल में दूंगा आज आप सबको। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो क्या याद रखोगे? कैंडिला। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कैंडिला। ठीक है। और अगर आपसे मैं बात करूं, प्यारे विद्यार्थियों विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? ओम। और अगर मैं बात करूं देखो प्रेरक, प्रेरक का मात्रक क्या होगा? तो क्या कहोगे? हेनरी। प्रेरक का मात्रक क्या होगा? हेनरी। और अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा, जूल प्रति किलोग्राम। विशिष्ट ऊष्मा, तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? तो याद रखोगे जूल प्रति किलोग्राम। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? जूल प्रति किलोग्राम। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से ज्योति फ्लक्स का, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? बताओ जरा। ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का, ल्यूमेन, सॉरी विद्यार्थियों, ल्यूमेन। और अगर मैं बात करूं आप सबसे मैक, प्रवर्तनिक एक मिनट प्यारे विद्यार्थी, जरा मैं इंक डाल लूं मार्कर में। हर्टज, हर्टज, हर्टज किसका मात्रक होता है बच्चों? आवर्ती का। किसका मात्रक होता है? आवर्ती का। और अगर आपसे मैं बात करूं पृष्ठ तनाव का मात्रक, पृष्ठ तनाव का, चलो स्क्रीनशॉट बताओ बच्चों जरा कमेंट बॉक्स में लिख बताओ। पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। अगर मैं बात करूं बच्चों विद्युत विभव का, विद्युत विभव, विद्युत विभव का, तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और अगर आपसे बात करें प्यारे विद्यार्थियों कि ओजोन परत, ओजोन परत का मात्रक क्या होता है? डाबसन। किसमें मापी जाती है? डाबसन। अगर आपसे बात की जाए बच्चों ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता, जो आपसे सवाल दे रखा है ध्वनि की तीव्रता,
तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापोगे बच्चों? डेसिबल। बहुत बढ़िया, किस में मापोगे? डेसिबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ जरा? डेसिबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या याद रखेंगे बच्चों? डेसिबल। क्या याद रखोगे? डेसिबल। डेबिबल नहीं बच्चों, डेसिबल। इसे सही करो जरा, डेसिबल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल। चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? डेसिबल। ये बातें भी आप लोग याद रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। और अगर आपसे समुद्र की गहराई के बारे में कहें, समुद्र की गहराई, क्योंकि कुछ जितना दे दूं उतना कम है बच्चों, समुद्र की गहराई। तो समुद्र की गहराई का मात्रक क्या है? तो याद रखोगे फैदम। समुद्र की गहराई क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फैदम। और अगर आपसे मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अगर मैं बात करूं बच्चों क्या कि गुप्त उष्मा का मात्रक क्या होता है? गुप्त उष्मा, कुछ और इंपॉर्टेंट, गुप्त उष्मा जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। तो ध्वनि का मात्रक क्या हो जाएगा बताओ जरा? तो ध्वनि का मात्रक क्या हो जाएगा? डेसिबल विद्यार्थियों। चलो बहुत बढ़िया। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि एक बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकाश का तरंग सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? सवाल क्या है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? ठीक, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, ठीक, ऑप्शन फर्स्ट है आपका थॉमस यंग, थॉमस यंग। ऑप्शन सेकंड है बच्चों आइंस्टीन, आइंस्टीन। ऑप्शन थर्ड है आपका हाइगेंस, और ऑप्शन फोर्थ है बच्चों फोटोन। ठीक, ऑप्शन फोर्थ क्या आपका? फोटोन। देखो मैं आपको चारों के चारों बताऊंगा। जो थॉमस यंग साहब है, इसने किसका सिद्धांत दिया था? क्या कहोगे बच्चों? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस यंग ने। और अगर आइंस्टीन की मैं बात करूं तो आइंस्टीन ने क्या दिया था बच्चों? प्रकाश का विद्युत प्रभाव सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत प्रभाव सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत प्रभाव सिद्धांत, विद्युत प्रभाव सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत प्रभाव सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? तो क्या कहोगे? आइंस्टीन। किसने दिया था? आइंस्टीन। और अगर मैं बात करूं हाइगेंस की, तो हाइगेंस ने कौन सा सिद्धांत दिया था बच्चों? तरंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? तरंग सिद्धांत। और अगर मैं बात करूं फोटोन, फोटोन ने कौन सा सिद्धांत दिया था बच्चों? कण सिद्धांत। बहुत बढ़िया बच्चों। तो इसने कौन सा सिद्धांत दिया था? कण सिद्धांत। और अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं कि विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत किसने दिया था? विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखोगे बच्चों मैक्सवेल। ऑस्ट्रेलिया का मैक्सवेल नहीं बच्चों, क्या कहोगे? मैक्सवेल। चलो स्क्रीनशॉट ले, तो इसका आंसर दो जरा मुझे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखोगे बच्चों हाइगेंस। चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि प्राथमिक इंद्रधनुष में, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राथमिक इंद्रधनुष में, इंद्रधनुष की घटना में, प्राथमिक इंद्रधनुष की घटना में कितनी बार बच्चों अपवर्तन होता है? कितनी बार अपवर्तन होता है? कितनी बार अपवर्तन होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष की घटना में कितनी बार अपवर्तन होता है? ऑप्शंस फर्स्ट
5 बार, ऑप्शन सेकंड 2 बार, ऑप्शन थर्ड 3 बार, ऑप्शन फोर्थ 4 बार। चलो बच्चों, देखो मैं बताऊंगा आप लोगों को ये अपवर्तन परावर्तन क्या है और प्राथमिक ये इंद्रधनुष क्या है। तो ध्यान से बच्चों, जब भी कोई सूर्य की किरण, जब भी कोई ये सूर्य की किरण, ठीक ध्यान दियो बच्चों, जब भी कोई ये सूर्य की किरण किसी वर्षा की बूंद पर पड़ेगी, किस पर बच्चों? वर्षा की बूंद पर। जब भी कोई सूर्य की किरण किसी वर्षा की बूंद पर पड़ेगी, तो ये वर्षा की बूंद पर पड़ने के बाद 2 बार तो अपवर्तन, ये प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में बच्चों, 2 बार तो क्या करेगी? अपवर्तन, मतलब 2 लाइनें तो क्या करेगी? 2 बार तो अपवर्तन करेगी। 1 मिनट बच्चों में मार्कर उठा लो जरा। 2 बार तो क्या करेगी? अपवर्तन। 2 बार क्या करेगी? अपवर्तन। और 1 बार क्या करेगी बच्चों? परावर्तन। 1 बार क्या करेगी? परावर्तन। ठीक है, 2 बार क्या करेगी? अपवर्तन और 1 बार क्या करेगी? परावर्तन। और उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 बार अपवर्तन और 1 बार अपवर्तन करने के बाद ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी बच्चों। कितने रंगों में विभाजित हो जाएगी? 7 रंगों में। वो 7 रंग कौन कौन से होंगे? बहुत ध्यान से, विबग्योर, VIBGY ओ, और क्या कहोगे बच्चों? आर। बहुत बढ़िया सवाल, डायरेक्ट इससे भी पूछ लेता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है। तो यहां ध्यान दो जरा, जब भी कोई सूर्य की किरण किसी वर्षा की बूंद पर पड़ेगी, तो वर्षा की बूंद पर पड़ने के बाद 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन करे, ये घटना क्या कहलाती है? आपको प्राथमिक इंद्रधनुष की घटना। और इस पर पड़ने के बाद, वर्षा की बूंद पर पड़ने के बाद ये कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाती है? 7। 7 कौन कौन से? विबग्योर, मतलब आर का मतलब क्या होगा बच्चों? लाल रंग। क्या होगा? लाल रंग। और ओ का मतलब क्या होगा? ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब क्या होगा? संतरी। संतरी रंग बच्चों, संतरी रंग। और अगर आपसे कहा जाए वाई, वाई का मतलब येलो। येलो का मतलब क्या कहेंगे? पीला। और अगर आपसे ग्रीन की बात करूं तो क्या कहोगे बच्चों? हरा। और बी का मतलब क्या कहूंगा? ब्लू, मतलब नीला। और अगर आपसे कहा जाए इंडिगो, इंडिगो का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? बैंगनी, पिकॉक नीला। और अगर आपसे वॉयलेट की बात करूं तो क्या कहोगे बच्चों? बैंगनी। तो यहां जो सवाल पूछा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल ये पूछा जाता है कभी कभी कि प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो बाहर की ओर कौन सा रंग है? तो क्या कहोगे? लाल। बाहर कौन सा रंग है? वो लाल। और अंदर कौन सा रंग है? तो क्या कहोगे? बैंगनी। अंदर कौन सा रंग है? तो क्या याद रखोगे? अंदर रंग। तो कौन सा है बच्चों? बैंगनी। और अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो लाल रंग की किरण है, ये जो आपकी बैंगनी रंग की किरण है, आंख पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? देखो, जो बैंगनी रंग की किरण है, अगर मैं किरण की बात करूं और आंख पर कोण की बात करूं, किरण की बात करूं, तो किरण आपकी 2 ही याद रखनी है कि बाहर की ओर कौन सी, अंदर की ओर। तो बाहर कौन सी है? तो क्या कहोगे? लाल रंग। बाहर कौन सी है? लाल रंग की। अंदर कौन सी रंग की है बच्चों? बैंगनी रंग की। कौन सी रंग की? बैंगनी रंग की। तो ये जो लाल रंग की किरण है, इस आंख पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ये जो बैंगनी रंग की किरण है, इस आंख पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो जो लाल रंग की किरण है, आंख पर जो कोण बनाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंख पर जो कोण बनाती है 42 डिग्री 8 अंश का। लाल रंग की किरण कितने? 42 डिग्री 8 अंश का। और ये जो बैंगनी रंग की किरण है, कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 40 डिग्री 8 अंश का। देखो, तो यहां सवाल क्या था? प्राथमिक इंद्रधनुष की घटना में कितनी बार आपका, कितनी बार अपवर्तन होता है? तो क्या कहोगे? 2 बार। 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन। उसके बाद वर्षा की बूंद पर पड़ने के बाद वो सूर्य की किरण कितने रंगों में विभाजित हो जाएगी? 7। विबग्योर। मैं आपको पहले यानी कि सारी की सारी डिटेल दे दी। अगर आपसे कहा जाए कि प्राथमिक इंद्रधनुष में, ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन सी किरण होती है? तो क्या कहोगे? पीला। अगर आपसे पूछ ले चौथे नंबर पर कौन सी किरण होती है? तो क्या कहोगे? हरा। अगर आपसे पूछ ले कि 5वें नंबर पर कौन सी किरण होती है? तो क्या कहोगे? नीला। और अगर आपसे कहा जाए सबसे बाहर कौन सी किरण है? तो लाल। और सबसे अंदर कौन सी किरण है? तो क्या कहोगे? बैंगनी। और फिर उसके बाद एक किरण देखो, 2 प्रकार की, एक लाल रंग की, एक बैंगनी रंग की। लाल रंग की किरण आंख पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो क्या कहोगे? 42 डिग्री 8 अंश। बैंगनी रंग की किरण कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो क्या कहोगे? 40 डिग्री 8 अंश। बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्रीनशॉट लें। देखो 9 क्वेश्चन आप लोगों के सामने कंप्लीट हो जाएंगे। ये 9 नहीं है, पता नहीं कितने 9 है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों।
कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों चुंबकीय प्रेरक, ऑप्शन सेकंड है बच्चों, ठीक है, अनोन्य प्रेरण, ऑप्शन थर्ड बच्चों तरंग सिद्धांत, और ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा बच्चों कण सिद्धांत। तो बताओ जरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहेंगे, देखो ध्यान से बिल्कुल, तो ये काम करता है बच्चों अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। देखो अगर मैं बात करूं आप लोगों से धारा दो प्रकार की है, एक तो एसी और एक क्या कहोगे डीसी। एसी का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एसी का मतलब ये होगा जो 90 डिग्री के कोण पर चलेगी। कितने डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर। और डीसी की अगर मैं बात करूं जो बिल्कुल समांतर वे में चलेगी, मतलब 180 डिग्री के कोण पर चलेगी। ये कितने डिग्री के कोण पर चलती है, तो क्या कहोगे 180 डिग्री के कोण पर। और ये कितने डिग्री के कोण पर चलती है, तो क्या कहोगे 90 डिग्री के कोण पर। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये जो एसी है ये क्या काम करती है बताओ जरा, ये डीसी है ये क्या काम करती है। तो एसी जो चलती है वो कैसे चलती है बच्चों, लंबवत, और डीसी कैसे चलती है, तो क्या कहोगे समांतर। कैसे चलती है, समांतर। और धारा का मात्रक क्या है बच्चों, एम्पियर। ठीक, तो सवाल क्या था, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्या कहोगे अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर मेरे प्यारे विद्यार्थी कार्य करता है। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्वेश्चन नंबर 11 है कि बहुत बढ़िया, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताओ जरा बच्चों। देखो काष्ठी पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन। तो काष्ठी पेड़ों का अध्ययन बताओ बच्चों जरा क्या कहलाता है, ठीक, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 11 है काष्ठी पेड़ों का अध्ययन कहलाता है, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन कहा जाता है। ठीक, ऑप्शंस फर्स्ट बच्चों पोमोकल्चर, पोमोलॉजी, सिल्वीकल्चर, पेडालॉजी, पेट्रोलॉजी। ये आपके लिए मैंने ऑप्शंस बनाए बच्चों। बताओ जरा काष्ठी पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को, देखो मधुमक्खी का पालन क्या कहलाएगा, मधुमक्खी, ठीक है, तो क्या कहोगे एपीकल्चर। क्या कहलाएगा बच्चों, एपीकल्चर। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंगूर की खेती का उत्पादन, विटीकल्चर, अंगूर की खेती क्या कहलाएगी बच्चों, विटीकल्चर। क्या कहलाएगी, विटीकल्चर। और अगर आपसे बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेशम का कीड़ा, तो रेशम के कीड़े की खेती, रेशम के कीड़े, तो क्या याद रखोगे, सेरीकल्चर। क्या याद रखोगे, सेरीकल्चर। और अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन को क्या कहोगे, मत्स्य पालन, तो क्या कहोगे, पीसी कल्चर। क्या कहोगे बच्चों, पीसी कल्चर। मत्स्य पालन क्या है आपका, पीसी कल्चर। और अगर आपसे मैं कहूं बच्चों काष्ठी पेड़ों का अध्ययन, तो काष्ठी पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाएगा, काष्ठी पेड़ों, तो काष्ठी पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाएगा, सिल्वीकल्चर। क्या कहलाएगा, सिल्वीकल्चर। और अगर आपसे मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों कि पुष्पों का अध्ययन,
पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो क्या कहोगे, एंथियोलॉजी, एंथियोलॉजी। और अगर आपसे बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाएगा, कैंसर का, तो क्या कहोगे, ओकोलॉजी। ठीक है, कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाएगा, ओकोलॉजी, क्या कहलाएगा, ओकोलॉजी। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाएगा, देखो भूकंप का अध्ययन क्या कहलाएगा, भूकंप। तो भूकंप के बारे में यहां बताऊं बच्चों, भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन। तो भूकंप का अध्ययन बताओ जरा क्या कहलाता है, बताओ बच्चों जरा कमेंट बॉक्स में। ये तो मैं बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है आप लोगों को। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो क्या कहोगे, सिस्मोलॉजी, क्या कहलाएगा, सिस्मोलॉजी। ठीक, क्या कहलाएगा बच्चों, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों, छिपकली का अध्ययन, तो छिपकली का अध्ययन क्या कहलाएगा, देखो छिपकली देखते शोर मचाना शुरू कर दे तो क्या कहोगे, सोरोलॉजी। झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन, तो क्या कहोगे, डेंड्रोलॉजी, क्या कहोगे, डेंड्रोलॉजी। सांप का अध्ययन, तो क्या कहोगे, ओफोलॉजी। सांप काटते हुए आदमी ओफी हो जाए बच्चों, ओफोलॉजी। ठीक है, इतनी बातें इस सवाल से आप याद रखोगे। तो काष्ठी पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिल्वीकल्चर, क्या कहलाएगा बच्चों, सिल्वीकल्चर। ये इतने अध्ययन भी आप लोगों को याद रखने हैं कि मधुमक्खी का अध्ययन क्या कहलाएगा, एपीकल्चर, अंगूर की खेती क्या कहलाएगा आपका, विटीकल्चर, रेशम के कीड़े क्या कहलाएंगे, सेरिकल्चर, और उसके बाद अगर मत्स्य पालन की बात करूं तो क्या कहोगे, पीसीकल्चर। काष्ठी पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाएगा, सिल्वीकल्चर, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंथियोलॉजी, केसर का अध्ययन क्या कहलाएगा, ओकोलॉजी, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाएगा, सिस्मोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, सोरोलॉजी, झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, डेंड्रोलॉजी, और सांपों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ओकोलॉजी। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों आप सबके लिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आप सबके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, मटर का वैज्ञानिक नाम, बहुत बढ़िया। मटर का वैज्ञानिक नाम, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताओ बच्चों जरा, तो क्या कहेंगे, पीसम। ऑप्शन सेकंड है बच्चों, ऑप्शन सेकंड है गे ट्राइटिसम, ट्राइटिसम। ऑप्शन थर्ड है बच्चों, ऑप्शन थर्ड है मैग्निफेरा इंडिका। ऑप्शन फोर्थ है बच्चों, ऑप्शन फोर्थ है राना टिग्रिस। ठीक है, तो मैं चारों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शंस क्या कहला रहा है बच्चों। मटर का वैज्ञानिक, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या कहोगे बच्चों, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पीसम। अगर मैं ट्राइटिसम की बात करूं तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो क्या कहोगे, गेहूं। और अगर मैग्नीफेरा इंडिका की बात करूं तो क्या कहोगे, आम। और अगर राना टिग्रिस की बात करूं तो किसका वैज्ञानिक नाम है, मेंढक। तो मेंढक का। और अगर गाय की बात करूं, गाय तो सबकी बॉस है बच्चों, तो क्या कहोगे, बॉस इंडिका। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या याद रखोगे, बॉस इंडिका। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। आज 15 ही क्वेश्चन की सीरीज में आप लोगों को दे पाऊंगा बच्चों। बहुत बढ़िया। देखो सवाल है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 13, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कौन से अनुच्छेद में किया जाता है? अल्पसंख्यक जो लोग हैं, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक लोगों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया जाता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया जाता है या कौन से मौलिक अधिकार में किया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल। तो ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों आर्टिकल 29, आर्टिकल 40, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14। अल्पसंख्यक लोगों के हितों का संरक्षण कौन से मौलिक अधिकार या कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? मैं चारों के चारों बच्चों आप लोगों के लिए मैं बताऊंगा। देखो 29 क्या है? अल्पसंख्यक 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 लोगों के हितों का संरक्षण, लोगों के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत। आर्टिकल 21 क्या कहता है? तो क्या कहोगे? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, तो क्या कहेंगे? निःशुल्क शिक्षा। और आर्टिकल 14 क्या कहता है? राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा, राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा, समान कानून बनाएगा। ठीक, इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे। तो अल्पसंख्यक लोगों के हितों का संरक्षण कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 29। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत। आर्टिकल 21 क्या कहता है बच्चों? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। और आर्टिकल 14 क्या कहता है बच्चों? राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा। और ये सारे के सारे किसके पार्ट है? तो क्या कहोगे? मौलिक अधिकार। ये सारे के सारे किसके पार्ट है? तो क्या याद रखोगे बच्चों? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? तो क्या याद रखोगे? अमेरिका। ठीक, सबसे पहले मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में किसने जोड़ा था? सबसे पहले, तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में किसने जोड़ा था? तो याद रखोगे फ्रांस। किसने जोड़ा था बच्चों? फ्रांस। उसके बाद अगर मैं बात करूं पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7। और वर्तमान में कितने? वर्तमान में कितने? तो क्या याद रखोगे बच्चों? 6। कितने याद रखोगे? 6। ठीक है, उसके बाद इसे क्या कहोगे? इसे क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का क्या कहेंगे? मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। इतनी बातें इस सवाल से याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 29, अल्पसंख्यक लोगों के हितों का संरक्षण बच्चों। और देखो पॉलिटी की क्लास आपके लिए बहुत ही जल्दी सामने आएगी बच्चों। बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा और बहुत मजे से पढ़ाऊंगा बच्चों, और बहुत ही एक एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल सेट करता चला जाऊंगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बच्चों मेरे? भारत के संविधान में, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें निहित है? किसमें निहित है? ऑप्शंस फर्स्ट है
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कोई नहीं। बहुत बढ़िया सवाल। तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस में निहित है? तो बच्चों मैं बताऊंगा आप लोगों को, देखो कुल अनुसूची कितनी, कुल तो क्या कहोगे 12। कुल अनुसूची कितनी बच्चों? 12। मैं 12 की 12 1 मिनट में आप लोगों के सामने रिवाइज करता हूं। पहली राज्यों से, दूसरी, दूसरी बच्चों बताओ जरा, दूसरी तो क्या कहेंगे? शपथ से। तीसरी वेतन भत्ते। चौथी राज्यसभा में राज्यों का पुनर्गठन, राज्यसभा में राज्यों का पुनर्गठन। छठी, पांचवी बच्चों एससी और एसटी, एससी और क्या कहोगे? एसटी। छठी असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा में एससी एसटी, असम मेघालय मिजोरम में एससी एसटी, ठीक है। सातवीं बच्चों केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा, केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा, बीच बंटवारा, ये नुक्की नुक्की पूछी थी हाँ बच्चों। और आठवीं किसे कहोगे? 22 भाषाओं का उल्लेख, 22 भाषा का उल्लेख, 22 भाषा का उल्लेख। 15वीं भाषा कौन सी जुड़ी थी? 15वीं तो याद रखोगे बच्चों सिंधी। 15वीं भाषा कौन सी थी? तो याद रखोगे सिंधी। और नवीनतम भाषा, नवीनतम भाषा तो नवीनतम भाषा कौन सी? तो याद रखोगे उड़िया। नवीनतम भाषा कौन सी है? तो क्या याद रखोगे? उड़िया। उसके बाद 9वीं, तो 9वीं में किससे संबंधित है? तो क्या कहोगे? भूमि अधिग्रहण। तो क्या याद रखोगे? भूमि अधिग्रहण। और उसके बाद 10वीं, तो 10वीं का संबंध किससे है? तो याद रखोगे दल बदल। 10वीं का संबंध किससे? दल बदल, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन के तहत जुड़ी थी? तो क्या कहोगे? 52वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद 11वीं ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत कौन से के तहत जुड़ी थी? तो याद रखोगे 73वें संविधान संशोधन के तहत। कौन से बच्चों? 73वें। और उसके बाद अगर मैं 12वीं की बात करूं तो क्या कहोगे? शहरी विकास, शहरी विकास तो शहरी विकास किसके तहत जुड़ी थी? तो क्या कहोगे? 74वें। अगर मैं बात करूं इसमें कुल सब्जेक्ट तो 29 और इसमें कुल विषय कितने? 18। देखो ये थी आप लोगों की 12 के 12 अनुसूची। तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें निहित है? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राज्य सूची में। बहुत बढ़िया सवाल निकल कर आया आप सबके लिए। तो ये किसमें निहित है? तो क्या कहोगे? राज्य सूची में। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बच्चों बहुत बढ़िया। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए बहुत मन लगता है बच्चों कि आपको बढ़िया से बढ़िया इंपॉर्टेंट अशोक का अशोक का अशोक का पहला अभिलेख किसकी निंदा करता है? क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। अशोक का पहला अभिलेख किसकी निंदा करता है बच्चों? अशोक का पहला अभिलेख निंदा करता है, अशोक का पहला अभिलेख निंदा करता है। अशोक का पहला अभिलेख निंदा करता है बच्चों। तो अशोक का पहला अभिलेख किसकी निंदा करता है? तो क्या कहोगे बच्चों? देखो मैं सारे के सारे बताऊंगा आप लोगों को, नहीं इसके लिए तो बच्चों डिटेल से वीडियो बनानी पड़ेगी। देखो पहला जो है पशु बलि, पशु बलि। दूसरा जो अभिलेख है बच्चों, यानी कि पहला जो अभिलेख है, ठीक, पशु चिकित्सा। पशु चिकित्सा। और अगर मैं तीसरे की बात करूं तो क्या कहोगे बच्चों? प्रादेशिक अधिकारियों,
प्रादेशिक अधिकारियों। और अगर आपसे बात की जाए बच्चों कलिंग का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट, चौथा ऑप्शन से कलिंग का युद्ध। देखो अशोक के टोटल कितने अभिलेख थे, तो क्या कहोगे 13। अशोक के कुल अभिलेख, अशोक के टोटल अभिलेख कितने थे बच्चों 13। तो ये जो पहला वाला अभिलेख है ये किसकी, पशु बलि की निंदा कौन सा अभिलेख करता है, तो पहला अभिलेख। कौन सा बच्चों, पहला अभिलेख। ठीक, पशु चिकित्सा जो है किसकी, पशु चिकित्सा कौन से के अंतर्गत आता है, तो क्या कहोगे दूसरा अभिलेख, दूसरा अभिलेख। ठीक, उसके बाद प्रादेशिक अधिकारी कौन से के अंतर्गत आता है, तो तीसरा अभिलेख, तीसरा अभिलेख। उसके बाद कलिंग का युद्ध कौन से के अंतर्गत आता है, तो बच्चों 13वां अभिलेख, 13वां अभिलेख। क्या कहोगे 13वां अभिलेख। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों कलिंग का युद्ध कब हुआ था, कलिंग का युद्ध, तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईस्वी, 261 ईस्वी में। बच्चों देखो इतनी बातें आप लोगों को याद रखेंगे, बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है बच्चों। ठीक है, ठीक, चलो बच्चों, तो अशोक का पहला अभिलेख किसकी निंदा करता है, तो क्या कहेंगे, अशोक का पहला अभिलेख मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसकी निंदा करेगा, तो क्या कहोगे पशु बलि की। देखो ये थे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए आचार्य सुपर 20 की ओर से प्रोवाइड किए गए एसएससी जीडी के लिए 15 बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन। और ये था आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का कंटेंट। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कंटेंट आप लोगों को पसंद आया हो या आप लोगों को ये मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना सपोर्ट और आप अपना प्यार इस चैनल पर ऐसे ही बरसाते रहेंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।